everyone, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? I hope everyone is doing absolutely fine. सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी. And before beginning today's session, एक बार मुझे आप लोगों की thumbs up चाहिए मेरे comment section में so that I know how many of you are present right now in the session. ठीक है? भेजिए भेजिए. कितने लोग एक्टिव हैं देखते हैं. चलिए जी. अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट. ऑल राइट, सो एज यू कैन सी अभी स्क्रीन पे हमने कुछ लिखा नहीं है. ठीक है, तो होल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज टू बिगिन विथ थोड़ी सी बातचीत. सबसे पहले हम थोड़ी बातचीत करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी बुक्स पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, चैप्टर्स पे आएंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. वो सब तो हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं. ये 5-10 मिनट का जो डिस्कशन है वो अभी के अभी ही होगा, बाद में नहीं होगा. ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये लेक्चर किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा. द स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इन देयर क्लास 12th और हु आर अपियरिंग फॉर CUET UG. ठीक है जी, उनके लिए ये सेशन हेल्पफुल होगा. ओके, ऑल राइट. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. हम काफ़ी सारी कंपनीज की बात करते हैं इंडिया में, जैसे टाटा, रिलायंस, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट. हम रेगुलरली यूज़ करते हैं सारे ऐप्स. घर में कुछ खाना अच्छा नहीं बना, सबसे पहले हम ऐप पे जाते हैं हमारे फ़ोन्स में, ज़ोमैटो खोलते हैं और कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं. ठीक है, अब हमने ज़ोमैटो पे कुछ ऑर्डर किया. फॉर सपोज आपने ज़ोमैटो पे कुछ ऑर्डर किया, चाउमीन ऑर्डर की, आपने बिल पे कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी. तो वो जो आपने पैसा भरा है वो ज़ोमैटो के लिए रेवेन्यू हुआ, सेल्स हुई. एवरीवन अग्रीज, है ना जी? एवरीवन अग्रीज टू दिस. नाउ हम कैसे जज कर सकते हैं कि टाटा अच्छी है या फिर रिलायंस अच्छी है या फिर ज़ोमैटो अच्छा है? कौन सी कंपनी अच्छी है या बुरी है, हमें ये कैसे पता चलेगा? बोट भी एक कंपनी होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे कि शुगर कॉस्मेटिक्स है हमारा. इस तरीके की काफ़ी सारी हमारी इंडिया में एज वेल एज आउटसाइड इंडिया काफ़ी सारी कंपनीज होती है ना जी? हम किस तरीके से कह सकते हैं कि टाटा अच्छी है, रिलायंस अच्छा है, ज़ोमैटो? क्योंकि ये रिनोन कंपनीज है. हम इन सब के बारे में यूजुअली कहाँ सुनते हैं? या तो हमारे फ्रेंड्स से सुनते हैं या सोशल मीडिया से सुनते हैं. यही जगह से हमें सुनने को पता लगता है, न्यूज़ में पता लगता है कि कौन सी कंपनी इज़ डूइंग हाउ मच, विच कंपनी इज़ डूइंग गुड, विच कंपनी इज़ डूइंग बैड. ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं. हु डिसाइड्स कि टाटा अच्छी है? हु डिसाइड्स कि कोई XYZ कंपनी बुरी है? कोई तो इस चीज़ को स्टडी करता होगा, एनालाइज करता होगा, तभी तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना. नाउ अब मैं कहूँ कि आपको जिनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, व्हाई नॉट यू योरसेल्फ बिकम द पर्सन हु स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन? इस तरीके का एनालिसिस, इस तरीके का रिसर्च आप खुद ही क्यों नहीं कर सकते? कैन यू डू दिस? आप बता सकते हैं कि ज़ोमैटो अच्छा है या बोट अच्छा है? कैन यू कंपेयर ब्लिंकिट? कैन यू कंपेयर ब्लिंकिट विद ज़ेप्टो? आप ये नहीं बोलेंगे कि इस पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा रजिस्टर्ड है, ब्लिंकिट पे कम है. इस तरीके का एनालिसिस नहीं. एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स, on the basis of how much profits they are earning, on the basis of how many expenses they are incurring, how many losses they are into. इन सब का एनालिसिस करना एक कॉमर्स स्टूडेंट का काम होता है अल्टीमेटली. ठीक है जी, हम सब इस चीज़ को अग्री करते हैं. अब कमिंग टू द पॉइंट, हम कैसे पता लगाएं कि ब्लिंकिट अच्छी है, ज़ोमैटो अच्छी है, टाटा अच्छी है? नाउ आई विल गिव यू अ सिनेरियो. हमने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंड फॉर दोज हु हैवंट स्टडीड इट, मैं एक बार रिवाइंड भी करा देती हूँ सारा. एक कंपनी है हमारी टाटा. ठीक है, अब टाटा में कुछ सेल्स होती है, फिर प्रॉफिट्स भी होते होंगे उनके, ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर करते होंगे वो लोग, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं कभी कभी, राइट? ये सारे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, राइट? अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि टाटा में पैसा कहाँ से आता है. टाटा या तो डेट भी उठा सकता है कि किसी से बोरो कर लिया हमने, बोरोइंग्स भी आ सकती हैं. हमने एक इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था,
इफ यू ऑल रिमेम्बर, इक्विटी होता है शेयर होल्डर्स, शेयर्स में बांटना, ये एक अलग ही अपना कॉन्सेप्ट है शेयर्स का. अभी के लिए वील जस्ट नो कि इक्विटी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है फॉर एवरी पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, अब टाटा में ये सारी चीजें होती है. इन सबको देखकर कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, 100 करोड़, 70 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, ये कुछ फैक्ट हमें फिगर्स दे रखे हैं. हम इनको देखकर कैसे बता सकते हैं कि कोई कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है. हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना कि इसकी सेल्स इतनी है तो रिलायंस की सेल्स इतनी है, तो टाटा इज बेटर देन रिलायंस एंड टाटा इज अ गुड कंपनी. इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे. तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे स्कैटर्ड मैनर में तो नहीं देगा ना कंपनी. कंपनी फिनेंशियल रिपोर्ट्स मेंटेन करती हैं. कंपनीज एवरी ईयर अपनी वेबसाइट्स पे या फिर थ्रू एनी चैनल कुछ फिनेंशियल रिपोर्ट्स रिलीज करती है पब्लिक में, टू टेल देम कि हम इतना अर्न कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स इतने हैं, हमारे लॉसेस इतने हैं, हमने बोरोइंग्स इतनी की, हमने इस साल इतने शेयर्स पे डिविडेंड इतना दिया, इंटरेस्ट इतना पे किया, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है, हमारे करंट एसेट्स है, ये हमारी इन्वेंट्रीज एंड सो एंड सो एंड सो. तो ये सारी चीजें हमें दे रखी होती है फिनेंशियल रिपोर्ट्स में. अब ये फिनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होती है? ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें हमारा फिनेंशियल डेटा गिवन होता है. हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इफ यू ऑल रिमेम्बर. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हमारे? मेजर हमारे होता है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट में हमारे सारे लाइबिलिटीज और एसेट्स गिवन होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में एज द नेम सजेस्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, along with expenses and all the incomes. तो ये मेजर हमारा काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो होल पर्पस इज टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कैसे कर सकते हैं, ये हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है जी. अब कुछ है ना टेक्निक्स होती है टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब रीड का ये मतलब नहीं कह रही कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स है कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड्स. इसमें कुछ फिगर्स गिवन है, इसमें कुछ फिगर्स गिवन. आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट रीड द नंबर्स. स्टडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टडिंग बैलेंस शीट, स्टडिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स कि इनको हम एनालाइज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सम कंक्लूजन्स, कि हम इन सबको पढ़कर कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं कि करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज कम है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सारे चीजों को स्टडी करना. इसके पीछे पूरी स्टडी है. ठीक है जी. ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होती है. ठीक है. टूल्स एंड टेक्निक्स जैसे कि कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है हमारे पास, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज होता है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं. अभी के लिए हमारे पास इतने ही रेलेवेंट है कि 4 टेक्निक्स एंड टूल्स हम देखेंगे टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इस सेशन में हम कवर नहीं करेंगे, ये हमारे दूसरे सेशंस का एजेंडा रहेगा, एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. अभी के लिए we'll zoom in more about accounting ratios. ठीक है जी. अकाउंटिंग रेशियोज में हम फोकस करेंगे. तो बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू स्टडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना, उनसे रिजल्ट्स निकालना, कंक्लूजन्स निकालना कि किस तरीके से क्या इसका मतलब हुआ. ठीक है. अब अकाउंटिंग रेशियोज की एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं. अकाउंटिंग रेशियोज रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more figures and facts
in order to interpret some results and conclusions. Interpret some results and conclusion. You all can write it down simultaneously. ठीक है, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग रेशियोज. अकाउंटिंग रेशियोज को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई मेथड में देखें तो डिवाइडिंग समथिंग विथ समथिंग, दो फिगर्स को डिवाइड करना इज व्हाट अकाउंटिंग रेशियो. रेशियो निकालना अकाउंटिंग टर्म्स का. अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है हमारा कि फिनेंशियल डेटा को लिखना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना. जो हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब पढ़ा है वो हमारी अकाउंटिंग में आता है. रेशियोज इज कि उन सब जो कुछ भी हमने इसमें पढ़ा है, जितने भी डेटा को इसमें यूज किया गया है उनको एनालाइज करना अल्टीमेटली. ठीक है जी. अब अकाउंटिंग रेशियोज का हमें मतलब समझ आ गया. अब अकाउंटिंग रेशियोज की जरूरत क्यों होती है भाई? एक जरूरत तो ये मैंने बता दी कि टेक्निक होता है रीड करने का, कि हमें पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से हम डेटा को रीड करें, स्टडी करें. ये हमारा पार्ट होता है अकाउंटिंग रेशियोज का, कि हम रेशियोज की मदद से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर सकते हैं. अब क्या होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट है, हम है पब्लिक जो इन्वेस्ट करना चाहती है किसी कंपनी में, किसी कंपनी के बारे में जानना चाहती है और भी ज़्यादा. जैसे मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, इस तरीके के इतने सारे जो लोग हैं वो आर इंटरेस्टेड कि वो कंपनी में क्या चल रहा है, वो कंपनी कितना कमा रही है, कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, कितने लॉसेस इनकर कर रही है. इन सब में ना हमारा बहुत क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट रहता है कि टाटा क्या कर रही है, रिलायंस क्या कर रही है, जोमेटो क्या कर रही है, ब्लिंकिट क्या कर रही है. ये सारी क्यूरियोसिटी होती है, हमारा इंटरेस्ट है, एंड वी आर द यूजर्स ऑफ दोज इंफॉर्मेशन. हम उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे. अब मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं उस डेटा को, जो फाइनेंशियल डेटा वो लोग मुझे देंगे, उसको किस फॉर्म में रिकॉर्ड करूँगी, किस फॉर्म में यूज़ करूँगी, वो होगा मेरा यूजेज. मैं इंटरेस्टेड हूँ उनकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, सो दैट आई यूज इट. सो वी ऑल are known as interested users of that company in accounting terms. ठीक है जी. ये हमारा मेजर अकाउंटिंग रेशियोज. एंड अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड यूजर्स को क्यों चाहिए होती है इंफॉर्मेशन? बिकॉज दे वांट टू कैलकुलेट रेशियोज. दे वांट कि उनके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या रिलेशनशिप है, उनकी टोटल एसेट्स और डेट में, डेट और इक्विटी में क्या रिलेशनशिप है, ये सारे के सारे में हम इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है जी. अब थोड़ा सा बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज. ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज कितने टाइप्स के होते हैं एंड क्या क्लासिफिकेशन होता है उनका, वो एक बार देख लेते हैं. मेजर अकाउंटिंग रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहली होती है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज. सेकंड होते हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज. थर्ड वन आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. ठीक है, और फोर्थ वन आर एक्टिविटी रेशियोज. गॉट इट? ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज रहते हैं. ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा सा समरी ले लेते हैं चारों के बारे में. उसके बाद इन डेप्थ हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियोज. ठीक है जी. इस सेशन में एक बार सब लोग थम्स अप भेज दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी करिए. Within 1 minute I need responses from all of you. Be quick. Come on. I need your answers. चलिए जी, आ जाइए. अब आ गया हमारे पास 4 तरीके के रेशियोज. सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है भाई? ये तो नई टर्म सुन रहे हैं हम लोग. लिक्विडिटी का मतलब होता है, लिक्विड कैसा होता है हमारा?
कहीं भी बह जाता है। बहुत सेंसिटिव तरीके से हम लिक्विडिटी चीज को देखते हैं ना, कि लिक्विड है, वो सेंसिटिव है, वो बह जाएगा, किसी भी फॉर्म में ले लेगा। लिक्विडिटी बेसिकली मीन्स हाथ में कैश का होना। हाथ में कैश का होना इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक है जी। लिक्विडिटी होता है कि हाथ में मेरे कैश है। अब हाथ का मतलब हो सकता है या तो इन हैंड या फिर बैंक कॉल्स। बैंक भी इस हाथ में इंक्लूडेड है भाई। ठीक है जी। अब लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली होता है, दे आर कंसर्न्ड कि हमारे जो भी करंट लाइबिलिटीज है ना, जितने भी करंट लाइबिलिटीज है, जैसे कि ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, जितने भी हमारे ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है, छोटे मोटे लोन उठाते हैं हम, जो कि ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे ऑफ करनी पड़ती है। ठीक है। we have the obligation to pay those short term liabilities within 1 year। ठीक है जी। अब इन करंट लाइबिलिटीज को हम कहां से पे करेंगे, ये कंसर्न रहता है ड्यूरिंग लिक्विडिटी रेशियोज। अब हम लिक्विडिटी रेशियोज निकाल रहे हैं, उसमें हमारा कंसर्न है कि करंट लाइबिलिटीज को पे कैसे करें। हमें तो 3 महीने में, 4 महीने में, 12 महीने के अंदर अंदर ये पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। अब ये पैसा लेकिन आएगा कहाँ से? देयर आर 2 थिंग्स इन अ कंपनी, या तो एसेट्स होंगे या फिर लाइबिलिटीज होंगे। 2 तरीके से हमारी कंपनी चलती है, एसेट्स के बेसिस पे एंड लाइबिलिटीज के बेसिस पे। लाइबिलिटीज हमने बाहर से ले लिया, एक्सटर्नल लोन ले लिया। एसेट्स हमारे एक्विजिशंस होते हैं कि हमारा खुद का वो चीज है, जैसे होता है ना कि हमारा खुद का बच्चा है वो, we own these assets in the company। and liabilities, we are liable, we are obliged to pay that amount to the external party जिनसे हमने at the first place लिया था। ठीक है। अब इसमें कंसर्न रहता है कि करंट लाइबिलिटीज को हम करंट एसेट्स की हेल्प से पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की बातें की जाती है, सिंपल एज दैट। अब मैंने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात की है, मतलब करंट शॉर्ट टर्म, मैंने शॉर्ट टर्म वर्ड यूज किया था, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स, मतलब कि शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे कि डेटर्स हो सकते हैं हमारे, कि डेटर्स से हमें कितना मिलना है पैसा। बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं। ये कुछ तरीके के हमारे करंट एसेट्स होते हैं, जैसे कि इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, स्टॉक हो सकता है, मार्केट सिक्योरिटीज हो सकती है, कुछ कुछ तरीके की, जो कि कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में हमारा कन्वर्ट हो जाता है विद इन 12 मंथ्स। ऐसे एसेट्स जो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 12 मंथ्स, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियोज में सिंपल सी बात है, हम करंट एसेट्स को यूज करके करंट लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, सिंपल एज दैट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लिक्विडिटी रेशियोज आर कंसर्न्ड फॉर शॉर्ट टर्म पे ऑफ, कि whether our company, whether our firm is able to pay off current liabilities or not। अब हम चेक करेंगे, अगर टाटा की बात करते हैं, टाटा की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं हम, टाटा के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, हम रेशियो यूज कर रहे हैं, उसमें लिक्विडिटी रेशियो की हेल्प से हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर टाटा इज एबल टू पे ऑफ देयर करंट लाइबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स और नॉट। उनकी कितनी हिम्मत है, कितनी एबिलिटी है कि वो करंट लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाए। ठीक है जी, गॉट इट। अब आते हैं हम सॉल्वेंसी रेशियोज पे। सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, जो कि अभी हमने थोड़ी इधर ही बात की थी, कि सॉल्वेंसी मतलब टू एबिलिटी टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है। अब आप कहोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, बात तो आपने सेम ही करी है कि इसमें सॉल्वेंसी देखते हैं तो एबिलिटी टू पे ऑफ लाइबिलिटीज, इसमें भी हमने करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने की बात की गई है।
solvency ratios is concerned with long term. यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन की बात की जाती है. लॉन्ग टर्म में वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ देयर लाइबिलिटीज और नॉट. Whereas liquidity ratios में शॉर्ट टर्म पीरियड की बात की जाती है कि शॉर्ट टर्म में एक साल के अंदर अंदर whether they will be able to pay off their liabilities or not. ठीक है जी. अब आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी नाम से पता लग रहा है प्रॉफिट्स कितने अर्न कर रहे हैं. अब प्रॉफिट्स या तो हम कंपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट्स को या तो कॉस्ट से या फिर सेल से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, राइट. तो या तो हम सेल्स को बेस मानकर करेंगे या फिर कॉस्ट को बेस मानकर करेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे कि कितने परसेंट हमारा कंपनी प्रॉफिट्स में है. अगर लॉसेस में है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा हमारा. वो पूरा डीप एंड डेप्थ में हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस ये ध्यान रखना कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में क्या करते हैं, हम प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड सेल्स. ठीक है जी. अब लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज हमारे आते हैं एक्टिविटी रेशियोज. एक्टिविटी का क्या मतलब यहाँ समझ आ रहा है. सारे जो भी मीनिंग ऑफ दीज रेशियोज है ना वो उनके नाम में ही छुपे हुए हैं. यू जस्ट हैव टू एनालाइज एंड एकदम से फोकस करके समझना है कि किस तरीके से क्या मतलब निकलेगा. आर यू गाइज गेटिंग इट और नॉट. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इमीडिएटली. डोंट फील शाय कि वो अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है, मे बी इट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन और नॉट, डजंट इवन मैटर. यू जस्ट write it down in the comment section if you have any kind of query. No doubt is stupid enough until you are curious and willing to know the answer to it. And every person is willing to answer your questions every day. ठीक है जी. अब आते हम एक्टिविटी रेशियोज पे. एक्टिविटी रेशियोज as the name suggest, कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव है. एक्टिव मतलब कि कितनी फंक्शनिंग हो रही है, कितने एक्सटेंट पे. जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि कंपनी कितने टाइम में अपने डेटर्स से पैसे रिकवर कर लेती है. ये भी एक काइंड का एनालिसिस होता है. अब मैंने आप फॉर सपोज यू, मी एंड वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन, हम तीनों गए थे खाना खाने. वहां जाके मेरे पास पैसे नहीं थे तो शी पेज ऑन बिहाफ ऑफ मी. ठीक है. अब क्या होता है कि वो देखेगी मैं कितने टाइम में उसके पैसे वापस करती हूँ. या तो मैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे कर दूं, या फिर मैं 1 महीने बाद कर दूं, या फिर मैं 1 साल ले लूं, या फिर मैं 5 साल ले लूं, 10 साल ले लूं, या फिर मैं कभी करूं ही ना पे. ये सारी चीजें कहाँ स्टडी की जाती है, एक्टिविटी रेशियोज में. अभी एक इंडिविजुअल की बात की गई थी, यहाँ पर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि कंपनी में कितनी एक्टिविटी किस एक्सटेंट पे चल रही है, कि डेटर से कितनी जल्दी, कितने टाइम में, कितने महीनों में, कितने सालों में पैसे रिकवर किए जाते हैं. क्रेडिटर्स का भी देखते हैं हम कि क्रेडिटर्स को हम कितने टाइम में पे कर रहे हैं. बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक्टिविटी रेशियोज में पढ़ते हैं. बेसिकली एक्टिविटी का मतलब होता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है कंपनी में. कंपनी वेदर इट इज एक्टिव इनफ टू रीस्टॉक इट्स इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कितनी जल्दी साइकिल में चल रही है, कितनी जल्दी रीस्टॉक हो रही है. सारी चीजें हम एक्टिविटी रेशियोज में पढ़ते हैं. ठीक है. गेटिंग माई पॉइंट. एवरीवन सेंड मी अ थम्स अप. कम ऑन. आइए अब हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियोज को. ठीक है जी. लिक्विडिटी रेशियोज को हम थोड़ा सा डेप्थ में और पढ़ेंगे एंड देन वी विल रैप अप विद टुडेज सेशन. बोरिंग लग रहा है किसी को? लेट मी नो. बोरिंग लग रहा है लिख दो एंड लीव द क्लास.
आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रेजेंट हेयर. पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती के टाइम पे मस्ती होगी, ठीक है. अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है. आई एम टेलिंग यू, आगे जाके यू विल इन्वेस्ट, यू विल वर्क, यू विल एनालाइज द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. आपको जब पता ही नहीं होगा बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट की डेटा को पढ़ते कैसे, एनालाइज कैसे करते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, देन इट वुड बी अ फेल फॉर यू टू स्टडी कॉमर्स. आई मस्ट से रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम एट योर प्लेस. एक पॉइंट पे मैं भी आपकी जगह थी जब आई वॉज ऑल्सो रिलक्टेंट टू स्टडी. मेरे को भी नहीं पसंद था कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर क्या काम आएगा आगे जाके. बट डाउन 5 years टुडे आई एम सीइंग कि पढ़ो, काम आता है, ठीक है. आइए अब फटाफट रैप अप करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज को, उसके बाद विल फिनिश दिस सेशन, ठीक है. अब लिक्विडिटी रेशियोज का क्या मतलब होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी का क्या मतलब बताया था मैंने, एबिलिटी टू पे ऑफ लाइबिलिटीज. उस पर मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. आई जस्ट सेड सॉल्वेंसी मीन्स द एबिलिटी टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज. अब सॉल्वेंसी या तो शॉर्ट टर्म हो सकती है या तो लॉन्ग टर्म हो सकती है, ठीक है. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियोज मेजर करता है एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो खुद करता है. यहाँ पर नाम पे मत जाना, कंफ्यूज मत होना. लिक्विडिटी रेशियोज मींस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज मींस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. यहाँ पर सॉल्वेंसी ही यूज की गई है, यहाँ पर वर्ड पे मत जाना. ऐसा मत करना कि ये भी इसमें आप कर दो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं. इवन आई गॉट कंफ्यूज ड्यूरिंग माय 12th, ठीक है. तो रिमेंबर सॉल्वेंसी का जस्ट मतलब होता है कि एबिलिटी टू पे ऑफ लाइबिलिटीज. अब वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज मेजर करता है और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज करता है, ठीक है जी. तो इट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेजर करने के काम आता है, ठीक है. अब कुछ टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं. अब ऑब्वियसली कुछ फॉर्मूला तो होगा ना. अब कुछ भी हम पढ़ेंगे बिना फॉर्मूला के तो हम नहीं पढ़ने वाले, है ना भाई. हमें फॉर्मूला दे दो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे क्वेश्चंस में, हमारा क्वेश्चन हो गया. हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि एक चीज को देखें. सब यही सोचते हैं, मैंने भी यही सोचा था ऑनेस्टली. तो इसलिए जो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, ये सब क्या करते हैं, दे कलेक्ट डेटा, दे रीड डेटा. वो सब को एनालाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, वो फॉर्मूलाज बनाकर हमें थाली में परोस देते हैं कि लो जी फॉर्मूला अप्लाई करो और कर दो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है. आ जाइए. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज. एक होता है करंट रेशियो एंड एक होता है हमारा क्विक रेशियो. क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं. इसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है. एक लिक्विडिटी रेशियो होता है जिसमें ITY भी आता है और एक सेल्फ लिक्विड रेशियो होता है. सेल्फ लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो and liquidity ratio means current ratio as well as quick ratio, ठीक है. current ratio का फॉर्मूला होता है current assets divided by current liabilities. वापस बोलो, current assets divided by current liability. current ratio is equal to current assets divided by current liabilities, ठीक है. अब ये लाइन का क्या मतलब है, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि रेशियो निकाल रहे हैं. करंट ऊपर करंट नीचे मतलब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, ठीक है. करंट 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 शॉर्ट टर्म, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. क्विक लाइबिलिटीज नहीं, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है. समझ रहे हो सब, जा रहे दिमाग में कुछ. अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं, जो कि तेज भागते हैं, नॉट एट ऑल, ठीक है. क्विक एसेट्स होते हैं हमारे करंट
करंट एसेट्स में से माइनस कर दो ऐसे एसेट्स जो कि विदिन 12 मंथ्स कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. ठीक है, गॉट इट. करंट एसेट्स में से ऐसे एसेट्स को माइनस कर दो जो कि विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट नहीं हो सकते कैश में. सिंपल सी बात है, इजीली समझो. ठीक है, तो ऐसे एसेट्स कौन कौन से होते हैं याद कर लो, विच इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस. ये 3 तरीके के ऐसे एसेट्स होते हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं होते विद इन 12 मंथ्स. लॉन्ग टर्म में होते हैं, विद इन 12 मंथ्स नहीं होते. वो होते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्स. करंट एसेट्स में से ये वाले एसेट्स माइनस कर दो. ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, उसमें समझाऊंगी किस तरीके से अप्लाई किया जाता है. ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि क्विक एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स में हमारे इन्वेंट्री आती है, हमारे डेटर्स आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं और काफी सारे हमारे करंट एसेट्स आते हैं. करंट लायबिलिटीज में हमारे ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स, फिर हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन्स होते हैं छोटे मोटे, वो सारे हमारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं. तो हमारा पूरा पर्पस क्या है, टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज. कि भाई करंट जो लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटी इतना ज्यादा स्ट्रेस देती है कि इसको पे ऑफ करके खत्म करो फटाफट. अब वो खत्म कैसे होगा, जब हमारे पास पैसा होगा, हम पैसा देकर ही तो उसको खत्म करेंगे ना. तो उसके लिए हमें एसेट्स चाहिए. किस तरीके के एसेट्स चाहिए, जो कि कैश की फॉर्म में हो. कैश की फॉर्म में कौन से एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स. ठीक है, चलिए अब इसका मतलब आपको समझ आया कि न्यूमरेटर में करंट एसेट्स क्यों आया और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज क्यों आया. क्योंकि मेरे टाइम पे ऑनेस्टली मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी कि ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा. मैं कभी कभी करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स लिखाती थी ऑनेस्टली. तो नीचे वो टर्म आती है जिसे हमें नलिफाई करना है. हमें करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है. किसकी मदद से, करंट एसेट्स की मदद से. जिसकी हेल्प से हमें पे ऑफ करना है, जिसकी हेल्प ली जा रही है, वो ऊपर आएगा. और जिसको पे ऑफ करना है, जिसको खत्म करना है, जो हमारे पर बर्डन बना हुआ है, उसे पे ऑफ करने के लिए डिनोमिनेटर में डाल देते हैं. ठीक है, एक बार वापस से रिकैप करते हैं हमारे फॉर्मूलाज को ताकि हम रिवाइज करें और एक दो क्वेश्चंस सॉल्व करें. ठीक है, बहुत इजी है रेशियो, इतनी घबराने की बात नहीं है. अकाउंट का सबसे इजी टॉपिक रेशियोज है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी एंड स्कोरिंग है. करंट एसेट्स करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, जिसमें क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है जी, अब फटाफट एक दो क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन 1, सपोज you have been given creditors of rupees 10,000, debtors of rupees 20,000, cash at bank is equal to rupees 50,000, cash in hand is rupees 50,000. शॉर्ट टर्म कोई हमारी बोरोइंग्स थी. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इज इक्वल टू फॉर सपोज 20 and 1 lakh and creditors 10,000. Let's take it as 10,000. ठीक है, ओके.
इन्वेंट्री इज इक्वल टू रुपीज 20,000 इंक्लूडिंग 3,000 2,000 closing which is not convertible in 1 year. ठीक है, ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. ये क्वेश्चन है, हमें निकालने को बोल दिया है. अब हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, इनको यूज करना है इस क्वेश्चन में. आई विल गिव यू 2 minutes टू जस्ट रीड द क्वेश्चन. एक बार एनालाइज करो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सॉल्व मैं करवाती हूँ अभी. ठीक है, आप एक बार पढ़ो कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी. ठीक है, चलिए. ठीक है, हो गया. आ जाओ, हमें निकालना है सबसे पहले. ये सब नहीं देखते, छुपा लिया मैंने. ये सब नहीं देखते, सबसे पहले नजर जानी चाहिए इधर. क्या कैलकुलेट करना है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. ठीक है, अब क्या होता है एग्जाम्स में जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. ओ, सॉल्वेंसी रेशियोज निकालनी है, सॉल्वेंसी रेशियोज पकड़ के बैठ जाएंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज के फॉर्मूला यूज करके आ जाएंगे. ठीक है, अभी मैंने लिक्विडिटी रेशियोज के आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज के अलग फॉर्मूलाज रहते हैं. ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियोज उठाकर बोल देंगे कि सॉल्वेंसी रेशियोज निकाले. रीड दिस, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज निकालने हैं. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं हमारे? लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो निकालना है और क्विक रेशियो निकालना. हो गया सिंप्लीफाई क्वेश्चन. पता लग गया क्या निकालना है. चलिए, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें पता लग गया क्या निकालना है. सेकंड स्टेप होता है फॉर्मूलाज लिख लेना. जो भी आपकी शीट मिलेगी आपको एग्जाम में, शीट के लास्ट पेज पे जाना और एक बार रिवाइज करने पे अपने फॉर्मूलाज लिख लेना कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, एंड क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. सिंपल ऐसा. ठीक है, ये रफ में फटाफट ऐसे ऐसे लिख देना है. स्टेप 1, क्वेश्चन देखा, कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करना है उसको देखना है. स्टेप 2, पता लग गया क्या निकालना है, कोई फॉर्मूला है तो रफ में फॉर्मूला लिख देना है. स्टेप 3, अब जाएंगे इस बड़े से डेटा में. ठीक है, अब डेटा क्या कह रहा है हमें क्रेडिटर्स गिवन है 10,000 के. अब क्या करते हैं हम कि हम ऐसे पढ़ेंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और मिस भी कर सकते हैं कुछ कुछ वैल्यूज. हम क्या करेंगे, पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल से इनके आगे लिख देंगे ये लायबिलिटी है या फिर एसेट है. अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ही रेलेवेंस चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ऐड कर देती हूँ 5,000. ठीक है, अब शुरू से देखेंगे. क्रेडिटर्स देखा हमने. क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी. कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. चलो जी, इसके आगे मैंने लिख दिया करंट लायबिलिटी. ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको बार बार सारी वैल्यूज नहीं देखनी पड़ेगी कि ये करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट है, ये है, ये आगे सीधा सीधा लिख दिए, सीधी सीधी वैल्यूज अब उठाओगे आप, एक एक वैल्यू उसको ऐड करोगे, करंट लायबिलिटी का टोटल नंबर आ जाएगा. डेटर्स एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है. कौन सा एसेट है, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? करंट एसेट है, तो इसके आगे हम करंट एसेट लिख देंगे. कैश एट बैंक, ये तो अपने आप में ही कैश बोल रहे हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट विद इन 1 ईयर. ये आ गया हमारा करंट एसेट. इसे ना इजी हो जाएगा कि आप पढ़ भी लोगे, आपको पता भी चल गया क्या क्या वैल्यूज है, और लास्ट में जाके आपको बार बार वो बीच बीच में नहीं देखना पड़ेगा, आपको सीधा यहाँ नजर जाएगी कि ये करंट एसेट है, इसका नंबर यहाँ पर ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसे.
कैश इन हैंड 50,000, ये भी करंट एसेट है हमारा, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स क्या है, एसेट या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म है, करंट लाइबिलिटी होगी, तो करंट लाइबिलिटी लिख देंगे इसके आगे। नेक्स्ट आया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, एसेट। कौन सा एसेट, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ये लाइबिलिटी इन्वेंट्री हमने पढ़ा था करंट एसेट्स में, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है 20,000, हमने लिख दिया सीधा सीधा करंट एसेट। बट ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ बड़ा खतरनाक चीज होती है, बट एक एक वर्ड पढ़ोगे, आराम से फोकस करके पढ़ोगे, वो भी इजी लगेगा। इंक्लूडिंग 2,000 रुपीज क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज नॉट कन्वर्टेबल इन 1 ईयर। 20,000 में 2,000 इंक्लूडेड है, मतलब कि 18,000 हमारा क्विक एसेट है, 2,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है इस 20,000 के अंदर इंक्लूडेड, जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्विक एसेट्स निकालने के लिए, क्योंकि क्विक एसेट्स में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा करंट एसेट है 20,000, उसमें से 2,000 हम माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ फिगर होगा वो हमारा करंट एसेट्स होगा, ठीक है। फिर आया हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स है मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म है मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी है, और यहाँ तो हमें करंट लाइबिलिटी चाहिए, तो इसका तो कोई रेलेवेंस है ही नहीं हमारे आंसर में। स्टेप 3 इज डन। अब आते हैं मेन स्टेप पे, विच इज स्टेप 4। इनकी कैलकुलेशन करने में मेजर काम, सारा मोटा मोटा काम, मेन इंपॉर्टेंट काम हो चुका है हमारा इन 3 स्टेप्स में। स्टेप 1 सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, पता लग जाएगा क्या निकालना है। स्टेप 2 सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं हमारे रफ में, ताकि बाद में हमें जल्दबाजी में गलत ना कर दे। स्टेप 3 सारे डेटा को देखना है एक एक करके और उनके आगे लिखना है कि वो क्या है क्या नहीं है। स्टेप 4 प्लस माइनस करना है, सिंपल। आ जाओ, सबसे पहले करंट रेशियो निकालें, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हमें करंट एसेट्स चाहिए होंगे, तो करंट एसेट्स क्या क्या है, 20,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपको दिखानी होगी शीट में। बाकी इन्वेंट्री करंट एसेट्स 20,000 प्लस 20,000, तो कितना हुआ हमारा 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 प्लस 20,000 1,40,000, ये हमारा करंट एसेट्स आ गया। अब आ गया करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी 10,000 प्लस करंट लायबिलिटी 10,000 प्लस 10,000 20,000 की हमारी टोटल करंट लायबिलिटी आ गई। हमारे पास दोनों फिगर्स आ गए, करंट एसेट्स भी आ गए, करंट लायबिलिटीज भी आ गए। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो करंट एसेट्स में क्या है 1,40,000, करंट लायबिलिटीज क्या है हमारी 20,000, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7:1, गॉट इट, 7:1 आ गया हमारा आंसर। 7/1 मतलब कि 7:1। क्विक रेशियो निकालेंगे तो क्विक एसेट्स का क्या फॉर्मूला है हमारा, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें हमारा 20,000, हमारा करंट एसेट्स कितना था 1,40,000, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 2,000 माइनस कर दिया, क्या आया 1,38,000। क्विक एसेट्स आ गए 1,38,000। करंट लायबिलिटीज हमारा सेम रहेगा उसके लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 20,000। इसको आप डिवाइड करोगे तो 210 2 6 9 6.9:1, ये हमारा क्विक रेशियो आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस वाली बात कर रही हूँ मैं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है कंक्लूजन के लिए, जो मेन है। बेसिकली
करंट रेशियो हमारा एक आइडियल रेशियो होता है, एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है विच इज 2:1। 2:1 का क्या मतलब होता है, एक लाइबिलिटी के लिए दो करंट एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए, कि एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास बैकअप में दो एसेट्स की फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है जी। सिमिलरली क्विक रेशियो के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, बस इसमें ध्यान रखना होता है कि ज्यादा रेशियो ना हो, ना ही ज्यादा कम हो। अब इसमें क्या हुआ, इस केस में हमारे पास 7:1 एंड 6.9:1 वाला रेशियो है, ये बहुत ज्यादा है कंपेयर्ड विद 2:1, अप्रॉक्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा है। तो दिस इज नॉट अ गुड एनालिसिस। बेसिकली ये जो कंडीशन ऑफ अ कंपनी है ये अच्छी नहीं है, इट इज नॉट अ साउंड सिचुएशन फॉर अ कंपनी। ज्यादा हो जाए तो क्या मतलब और कम हो जाए तो क्या मतलब, समझ नहीं आया। देखो, करंट एसेट्स अगर ज्यादा हो गए देन करंट लाइबिलिटीज, तो कंपनी में हमारे पास एसेट्स तो बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, तो देखने वाला इंसान क्या बोलेगा कि ये कंपनी ना अच्छे से अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर नहीं रही है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, विच इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर अ कंपनी। सिमिलरली अगर रेशियो कुछ ज्यादा ही कम है, फॉर सपोज 0.5:1 है, कि एक करंट लाइबिलिटी के लिए आधा एसेट है हमारे पास, तो विल द कंपनी बी एबल टू पे ऑफ दैट लाइबिलिटी? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो सामने से दिख रहा है कि अगर एसेट कम है लाइबिलिटी से, अगर रेशियो वाइज एसेट कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में हमारा वो साउंड सिचुएशन नहीं हुआ, क्योंकि हम पे कैसे करेंगे वो लाइबिलिटी जो हमारा इंटायरली एक पर्पस था, तो वो फुलफिल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो साउंड सिचुएशन नहीं। इसीलिए स्कॉलर्स ने, सारे साइंस जितने भी रिसर्चर्स थे, सबने मिलकर एक कंक्लूजन दिया कि 2:1 इज द आइडियल रेशियो फॉर करंट एसेट एंड क्विक रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इसलिए 2:1 इज द आइडियल रेशियो। ठीक है, समझ आया ये एनालिसिस? ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, कम क्यों नहीं हो सकता? तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज एन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से साउंड सिचुएशन नहीं है। नाउ यू मे आस्क कि हम 1 क्यों लिखते हैं यहाँ पर? रिमेंबर, जब भी हम रेशियोज निकालते हैं डिनोमिनेटर को हमेशा 1 में कट करते हैं, सबसे नीचे वाला जो होता है वो 1 में ही खत्म कर देते हैं, नीचे की वाली की टेबल से काट देते हैं सारे रेशियोज। ठीक है जी, समझ आया? एनी डाउट्स? टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन राइट नाउ, किसको कितना समझ आया? कोई डाउट है तो प्लीज अभी के अभी पूछ लीजिए, नहीं अभी समझ आया बाद में पढ़ोगे, बाद में कोई डाउट होगा तब भी लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी इट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट as soon as possible. ठीक है जी? All good? Shall I take a leave now? All right. All the very best everyone. I hope today's session was helpful for you all. I hope to see you all in the next session as well. Till then, all the very best. Keep learning and have a good day ahead.